जी अस्सलाम वालेकुम। कैफे आज का लेक्चर आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 7 है जी आज हमारा। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 में हमने बेसिक कंसेप्ट स्टडी किए थे, वो केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। चैप्टर 1 इतना ज़्यादा अहम नहीं था केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंसेप्ट बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम था, लेकिन उसमें केस स्टडी बेस्ड इतने क्वेश्चन नहीं थे। ज़्यादातर जो कंसेप्ट हैं वो रिप्रोडक्शन वाले कंसेप्ट थे, रटे वाले थे, चंद एक कुछ अंडरस्टैंडिंग वाले भी थे। लेकिन चैप्टर जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें कंफर्म केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, इसलिए इस चैप्टर को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना और साथ साथ कवर करना है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज के लेक्चर की तरफ जाने से पहले प्रीवियस लेक्चर में जो आपको सिखाया गया था उसका टेस्ट होगा, क्विज होगा, छोटा सा एक क्विज के लिए आपको सिस्टम पता है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक शेयर कर दिया गया, क्लिक कीजिए। तैयार हैं तो बताइए ताकि क्विज स्टार्ट करें हम। अभी नहीं तैयार? चलें हो जाए तैयार मेरे भाई। चलिए 15 सेकंड है आपके पास, 15 सेकंड के बाद हमारा क्विज स्टार्ट हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन, तैयार हो जाए उसके लिए। सात क्वेश्चन है सिर्फ आज के क्विज में। पहला क्वेश्चन ये रहा, सीआरएन जरूर लिख लीजिएगा। जी ऑडिट ट्रेनी ने एक स्टेटमेंट बताई है, कह रहा है कि आईएफईए तो एक ग्लोबल प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो फोकस करती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर। सही कह रहा है क्या? नहीं, ये प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस में फोकस नहीं करती, किस चीज के ऊपर फोकस करती है? ऑडिटिंग और एथिक्स पे। तो करेक्ट ऑप्शन हमारी क्या हुई? ए। सेकंड क्वेश्चन ये रहा, जी जो आईएफई ऑर्गेनाइजेशन है, आईएफईए, ये दो बोर्ड्स के जरिए से ऑपरेट करती है। तो दो बोर्ड्स कौन कौन से हैं? आईएएसबी और आईईएसबीए। ठीक है, आईएसबी तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड होगा ना, उसका ऑडिट से ताल्लुक ही कोई नहीं है, वो अलग है अकाउंटेंट्स के लिए या ऑडिटर्स के लिए। आईईएसबीए से क्या, ये किस चीज की एब्रिविएशन है, क्या बनता है? इंटरनेशनल एथिक्स स्टैंडर्ड बोर्ड फॉर अकाउंटेंट्स या फॉर ऑडिटर्स? हाँ, अकाउंटेंट इसलिए क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट ही तो ऑडिट करते हैं। करेक्ट, ये ऑप्शन। आईएएसपी स्टैंडर्ड का सिर्फ यही काम होता है कि लायबिलिटी ऑडिटर्स की रिड्यूस करते हैं? नहीं, वो तो हमें गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, हमने किस तरीके से ऑडिट करना है, क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे तो रीजनेबल एश्योरेंस मिलेगी। क्या है जी? हाँ, आईएसबी स्टैंडर्ड्स प्राइमरीली एनहांस कंसिस्टेंसी, पब्लिक कॉन्फिडेंस एंड ग्लोबल अडॉप्शन। तो सबने ठीक कर दिया।
हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिव्यू कर रहे हैं। रिव्यू एंगेजमेंट के ऊपर कौन सा स्टैंडर्ड होता है? IS आर। शाबाश शाबाश। इसमें से हमने करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है, ऐसा ही है। IS इज अप्लाई टू ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्या सही है या गलत? सही स्टेट। भाई उसके कंटेक्स्ट वो नहीं मिल रहा, लेकिन उसने पूछा स्टेटमेंट कौन सी सही है, स्टेटमेंट से है। अच्छा, ये आप कह रहे हैं सेकंड वाला ठीक है। ISR इज अप्लाई टू ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल, ये ठीक है? नहीं, ये ठीक है। हाँ, सीधे दिखा कभी, वो अलग बात है भाई। स्टेटमेंट ये गलत है। ये रिव्यू एंगेजमेंट के लिए ISR है और ऑडिट एंगेजमेंट के लिए ISA है। ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट गलत है। ISA इज अप्लाई टू ऑडिट, नहीं ISA तो ये अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट्स के लिए होता है। आप ये कह रहे हैं ये स्टेटमेंट सही है। ये भी नहीं कह रहा, लेकिन कह रहा नहीं सर ऊपर कुछ था। चलिए नेक्स्ट। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, ये किस कैटेगरी में आते थे? रिलेटेड सर्विसेज में। तो इसके लिए कौन से स्टैंडर्ड्स हैं? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, ISRS। सी ऑप्शन करेक्ट। शाबाश। नेक्स्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी हुई? बी। IAPS का स्टेटस लोअर अथॉरिटी का है। लास्ट क्वेश्चन आज का। New emerging issue in audit technology. What is first formal step towards issuing a new ISA? Prepare, circulate, हाँ ठीक है। Select the subject for detailed study and conduct research. Correct. चलिए, प्रिपेयर एंड सर्कुलेट एक्सपोजर ड्राफ्ट नहीं, पहले रिसर्च कर लें, बाद में ड्राफ्ट प्रिपेयर होगा। चलिए, आज की क्लास के टॉपर्स हैं भाईजान। तिजोरियों के मुंह खोलने का वक्त आ गया। अच्छा, आज वो खजांची। शाबाश। ये CRM क्यों नहीं आप लोग लिखते? ये क्या चीज है जी? फर्स्ट शाबाश, सेकंड, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, सिक्स्थ पोजीशन, सेवंथ पोजीशन, एट्थ पोजीशन, नाइन्थ पोजीशन, टेंथ पोजीशन। टेंथ पोजीशन किधर? ऑनलाइन वाले की। हाइब्रिड क्लास रूम नंबर 6। ये जो सेंटर में भाई, ये तीसरे बेंच पे भाई बैठे हैं, एक हाथ पे दूसरा हाथ और दोनों हाथों पे अपना मुंह रख के। हाँ जी भाईजान, आपकी क्लास में क्या कोई मेहनती, ज़हीन, अक्लमंद स्टूडेंट नहीं है क्या? मुझे ये बताएं कि है क्या? छुट्टी पे है वो?
जी बताए मेरे भाई, थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा। है वो किधर है? उसने क्या क्विज में पार्टिसिपेट नहीं किया? प्राइज क्यों नहीं आया आपकी क्लास में, बताए मुझे। डाटा ने ये डाटा क्या, ये हाइब्रिड क्लास में कितने स्टूडेंट्स ने क्विज में पार्टिसिपेट किया था, जरा हाथ। और ये रूम नंबर 4 में कितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था? आप लोगों के प्राइज क्यों नहीं आते? चलें, बहरहाल ये तो हो गया हमारा क्विज। चलें अब चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज का लेक्चर जो है ना वो बहुत ही ये चैप्टर 2 में हर लेक्चर इंतहाई अहम है, ये मैं अभी बता रहा हूँ। चैप्टर 1 समझना हमारे बेसिक्स थे, ठीक है। और एक चीज मैं और आपके साथ शेयर कर दूं, अच्छा याद रखें, जब भी आप कोई नई चीज सीखते हैं ना तो इसमें एक चीज नेचुरल होती है कि शुरू में आपको समझ नहीं आती और आप कुछ गलतियां भी करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आप चीज नहीं सीख सकते। इसकी जैसे क्लासिक एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल हम देखते हैं, हम मोटरसाइकिल चलाना सीखते हैं, हम गाड़ी चलाना सीखते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप पहले दूसरे दिन ही एक्सपर्ट हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। हफ्ता 8, हालांकि मोटरसाइकिल चलाना सीखना, गाड़ी चलाना सीखना 8 दिन सीखने से आसान है, लेकिन उसमें भी कोई 10-15 दिन तो लग ही जाते हैं आपको ड्राइविंग सीट पे जरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ बैठने में, ठीक है। और फिर इसके बाद कोई 4-5 दिन आप खुद से प्रैक्टिस भी करते हैं, उसमें 1-2 दफा गाड़ी ठुकती भी है। तो ये चीजें साथ साथ लर्निंग का हिस्सा होती हैं। उसी तरह जब आप ये सब्जेक्ट, चूंकि इससे पहले आपने ये कभी भी नहीं सीखा, किसी स्टेज पे मोस्ट प्रोबेबली नहीं सीखा होगा, तो इसमें स्टार्ट में कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। क्लास में बैठेंगे चीजें समझ आएंगी, घर जाके बैठेंगे प्रॉब्लम्स होंगी, क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम्स हो, ये नेचुरल है। ये तकरीबन कोई 2.5 से 3 हफ्ते तक ये प्रॉब्लम चलती है। 2.5-3 हफ्ते के बाद जाके इस सब्जेक्ट की कोई समझ बूझ आना शुरू हो, मतलब ठीक तरीके से अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। तो अभी शायद आप में से कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 50-50 होंगे, सर आधी चीजें समझ आती है, आधी समझ नहीं आती, तो समझ आती है फिर अगले दिन फिर 0 पे पहुंच जाते हैं, ऐसे लगता है जैसे वगैरह वगैरह। ये लर्निंग प्रोसेस का नेचुरल पार्ट है, इसे परेशान होने की जरूरत नहीं। क्लास में बैठ के अगर आपको चीजें समझ आ रही हैं, ठीक है, तो फिर इसका मतलब है आप सही ट्रैक पे हैं। घर जाके अगर कोई प्रॉब्लम भी होती है, असाइनमेंट करते हुए प्रॉब्लम भी होती है, तो वो कोई इशू नहीं है। और वैसे भी चैप्टर 1 जो था ये हमारा कुछ बेसिक कंसेप्ट थे, इसमें आपने नोट किया होगा मैंने कोई असाइनमेंट पे ज्यादा जोर भी नहीं दिया, ठीक है। ये जो चैप्टर 2 है ना, ये हमारा अहम तरीन चैप्टर्स में से एक चैप्टर है। 2 या 3 हमारे, अगर मैं कहूँ कि 3 चैप्टर है हमारे जो पूरे सिलेबस में सबसे ज्यादा अहम है, तो उनमें से एक चैप्टर ये होगा, ठीक है। एक हमारा चैप्टर अहम है रिपोर्ट वाला अहम है, एक हमारा चैप्टर है कोड ऑफ एथिक्स, एक हमारा है सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स वाला चैप्टर अहम, ठीक है। रिस्क असेसमेंट भी अहम है, लेकिन रिस्क असेसमेंट को हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर के साथ मिला लेते हैं। तो अहम तरीन और तकरीबन कंफर्म क्वेश्चन इसमें से आएगा, ठीक है। इसमें से लगभग हम हर रोज एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव कवर कर रहे होंगे। शायद कितने हैं, 6-7 लर्निंग ऑब्जेक्टिव कितने हैं? 6 है। तो ये लगभग 6 लेक्चर में एक आधा लेक्चर शायद ऊपर हो जाए प्रैक्टिस की वजह से। तो डेली बेसिस के ऊपर हमने इसको करना है। आपने इसमें खास तौर पे इसको साथ साथ रोज का रोज याद करते जाना। इसमें एग्जाम्पल्स ज्यादा हैं और एग्जाम्पल ही केस स्टडी बनेगी। इसमें एक प्रॉब्लम मैं आपको अभी पहले दिन बता रहा हूँ, एक प्रॉब्लम यह आएगी कंसेप्ट्स मिक्स होंगे, क्योंकि हर रोज, आज तो सिर्फ फॉर्मेट आपको रिपोर्ट का सिखाना है, कल से आपके सामने वो जो एग्जाम्पल्स रखनी है। तो इनमें से 5 लर्निंग, अब 6 टोटल 6 है, पहला फॉर्मेट है, और बाकी 5 लर्निंग ऑब्जेक्टिव में हर रोज आप कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। अब होगा क्या, पहले दिन एग्जाम्पल पढ़ेंगे, आप कहेंगे सर समझ आ गए, मसला ही कोई नहीं, ये तो आसान है। फिर जब दूसरे कंसेप्ट की एग्जाम्पल पढ़ेंगे ना, तो वो वाली एग्जाम्पल पहले वाले कंसेप्ट के एग्जाम्पल के साथ मिक्स होंगे, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। फिर तीसरा जब लेक्चर लेंगे, तीसरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, फिर उसकी एग्जाम्पल्स पहले दोनों के साथ मिक्स होंगी, आप कुछ और कंफ्यूज होंगे। फिर इसी तरह अगले लेक्चर में भी इस तरह होगा, फिर उससे अगले लेक्चर में भी होगा। अगर तो आप एक दिन में 2-3 दफा रिवाइज कर देते हैं ना, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं
जो एक लेक्चर को घर जाके 2 या 3 दफ़ा रिवाइज करे। नॉर्मली तो एक दफ़ा ही रिवाइज करके कहते हैं बस काफ़ी है। तो जो एक दफ़ा रिवाइज करे उनके लिए कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद फिर जब हम इसको प्रैक्टिस क्वेश्चन के जरिए से रिवाइज करेंगे, दोबारा समझ लीजिए एक तरह से दोबारा पढ़ेंगे लेकिन क्वेश्चन के जरिए से, उस वक्त आपका सही दिमाग खुलेगा। अच्छा ये कंसेप्ट ये था, इसको इस तरीके से मिलाना है। तो मैं अभी बता रहा हूं कि चैप्टर 2 में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आएगी, आपकी एग्जाम्पल्स मिक्स होंगी। प्रॉब्लम भी क्या आएगी ये भी बता रहा हूँ, कंसेप्ट समझ आ जाएंगे, कंसेप्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन उसमें जो एग्जाम्पल्स हैं वो मिक्स होंगी, क्योंकि इसमें डिफरेंट पैराग्राफ्स होते हैं। हर पैराग्राफ में कुछ एग्जाम्पल है, उस पैराग्राफ में आएगी, दूसरी एग्जाम्पल दूसरे पैराग्राफ में, तीसरी एग्जाम्पल तीसरे पैराग्राफ में। अब ये नेचुरल होता है, आपको पता है जहां कहीं लिस्ट पढ़ते हैं ना, आप जब लिस्ट पढ़ते हैं 4-5 चीजों की तो वो आपस में मिक्स हो जाती हैं, ठीक है, ये नेचुरल, ये भी नेचुरल पार्ट है। तो ये प्रॉब्लम आएगी, आप उसके लिए अभी से तैयार हो जाए, ठीक है। उससे आपने ये नहीं समझना कि आप शायद इस सब्जेक्ट की को ग्रिप नहीं कर पा रहे या इस सब्जेक्ट की जो नीड है उसके साथ मैच नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद 2-3 लेक्चर में इसकी केस स्टडीज भी हो जाएंगी, उसके बाद आप ऑडिट समझने के काबिल हो जाएंगे। ये समझ लीजिए कि ये चैप्टर जो है ये आपको जब आप कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद इंशाल्लाह आपको ऑडिट में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, इस चैप्टर में इतनी प्रॉब्लम आ जाएगी कि फिर कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगी आपको कि वो प्रॉब्लम है, ठीक है। अहम चैप्टर है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल ये मैं बता दूं मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक चीज इसमें प्रॉब्लम करती है, क्या, लिस्ट। और लिस्ट में भी प्रॉब्लम उस लिस्ट को समझने में नहीं है, बस उसकी क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम है, उस पर थोड़ा आपने मेहनत करनी है, समझ गए, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर सिर्फ यही एक प्रॉब्लम आएगी, अगर इसको आपने उस लिस्ट को आप बार बार पढ़ते रहे ना, लिस्ट को बार बार पढ़ते रहे तो ये प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं आएगी, फिर एक्सपर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और जो इस चैप्टर का एक्सपर्ट होना, याद रखे, ये इस चैप्टर का टाइटल पता है क्या है, इस चैप्टर का टाइटल ये है स्टैंडर्ड एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। आप खुद बताएं पूरे ऑडिट में सबसे अहम चीज कौन सी होती है भला, ऑडिट रिपोर्ट, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ही हम ये अपनी सारी फाइंडिंग्स जो भी आपने किया है उसका रिजल्ट होता है। आप 6 महीने मेहनत करते हैं, आईकैप का पेपर जाके देते हैं, आईकैप एक पेज आपके घर भेजता है या वेबसाइट में अपलोड करता है, ऐसा एक ही पेज होता है ना, लेकिन वो एक पेज ही आपके 6 महीनों से ज्यादा अहम है। घर वालों को इससे कंसर्न नहीं होता 6 महीने क्या किया, कहाँ से पढ़ा, क्या किताबें थी, क्या याद किया, कौन कौन से क्वेश्चन किए, इससे गर्ज नहीं है। हमारे यूजर्स को इससे कोई गर्ज नहीं है, क्या प्रोसीजर परफॉर्म किया, क्या एविडेंस हासिल किया, यूजर को किससे गर्ज है, रिपोर्ट क्या है, वो रिपोर्ट हम पढ़ने। तो हमारे पूरे ऑडिट में सबसे अहम डॉक्यूमेंट यही है। और इस चैप्टर को जिसने समझ लिया ना, यकीन कीजिए इस चैप्टर को जिसने समझ लिया वो ऑडिट का एक्सपर्ट बन जाएगा आसानी से इंशाल्लाह, ठीक है। इसके बाद समझ लीजिए कि इस चैप्टर के बाद इस चैप्टर से ज्यादा मुश्किल चैप्टर आपको कोई नहीं मिलेगा। यानी ये मैं नहीं कह रहा कि ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, कहना ये चाह रहा हूं कि ये आपको ऑडिट के डिफिकल्टी लेवल, जो एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल है उस तक पहुंचाएगा। चैप्टर 1 नहीं पहुंचाएगा एग्जाम लेवल तक, चैप्टर 1 नहीं, ये चैप्टर पहुंचाएगा। तो इसको डेली लेक्चर आपने अटेंटिव होके अच्छे तरीके से सुनना और समझना है। एग्रीड? स्टार्ट करें जी, ओके। अच्छा मुझे ये बताइए, अभी एग्जाम्पल चल रही थी, अब मैं थोड़ी सी एग्जाम्पल दी आपको आईकैप के वो रिजल्ट कार्ड की, जो आपको रिजल्ट कार्ड आईकैप भेजता है। मुझे बताइए क्या रिजल्ट कार्ड में एक ही इंफॉर्मेशन होती है, एक ही एलिमेंट होता है कि बहुत से एलिमेंट होते हैं? बहुत से एलिमेंट होते हैं। जरा उसमें एलिमेंट से मुराद इंफॉर्मेशन, क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है? मुझे तो अरसा हो गया रिजल्ट कार्ड देखे, अल्लाह का शुक्र है कभी देखा नहीं इसके बाद। अब CRN होता है, आपका नाम होता है, डेट भी होती होगी, एड्रेस भी होता होगा, एड्रेस भी होता है। अच्छा ये सारी इंफॉर्मेशन है। अच्छा आईकैप का भी एड्रेस होता है वो नीचे, ठीक है, आपका भी एड्रेस होता है ऐसे। लेकिन उसमें सबसे अहम एलिमेंट, मार्क्स कभी होते हैं कभी नहीं होते, सबसे अहम एलिमेंट क्या होता है उसमें भला? आपका रिजल्ट, ठीक है। तो वैसे तो सबसे अहम रिजल्ट ही होता है, लेकिन बाकी के एलिमेंट्स भी आईकैप जाहिर है पूरा फॉर्मेट उन्होंने बनाया रिजल्ट का। ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ आपका रिजल्ट पास फेल करके आपको बता देगा, वो फॉर्मेलिटी सारी पूरी करता है, स्ट्रक्चर और साइन भी होता है। मुझे याद आ गया,
वो साइन भी होते हैं। कैसा है कि वो साइन के बगैर रिजल्ट भेज देता है, हालांकि रिजल्ट तो वो भी रिजल्ट ही है, लेकिन उसे फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। ठीक है, और मुझे बताइए जो एक स्टूडेंट को रिजल्ट कार्ड मिलता है वो उसका फॉर्मेट और दूसरे स्टूडेंट को रिजल्ट कार्ड उसका फॉर्मेट सेम होता है कि डिफरेंट होता है? क्या से होना चाहिए सेम? होना भी चाहिए, ताकि आसानी के साथ पता चल जाए कि सबसे पहले हमारे सामने रिजल्ट कार्ड है, हमारी नजर किधर जाएगी? वो डब्बे के ऊपर, वो सेंटर डब्बा बना होता है, डब्बे में हाँ डब्बा सा बॉक्स बना होता है, उसके अंदर उसने बताया सब्जेक्ट्स, हमारे सामने तो बॉक्स ही होता था। ऐसा ही है ना, स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट होना चाहिए ना, बिल्कुल, ताकि फौरी तौर पे पता चले हमारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, मोस्ट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन किस जगह पे है। ठीक है, अच्छा तो उसमें जो इंफॉर्मेशन होती है क्या वो भी स्टैंडर्डाइज होती है? जैसे अगर कोई पास है तो किसी के आगे लिखा होगा पास, किसी के आगे लिखा होगा एक्सीलेंट, किसी के आगे लिखा होगा ए, ऐसे होता है कि सारी इंफॉर्मेशन जो जो लफ्ज अल्फाज तक उसमें इस्तेमाल होते हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड है। ऐसा ही है, अगर कोई काउंटिंग का पेपर पास हुआ है तो किसी में लिखा होगा पूरा काउंटिंग, किसी में लिखा होगा A/C, ऐसे होता है। स्टैंडर्डाइज क्यों रखा जाता है भला इसको, मुझे ये बताइए? ताकि कोई भी अगर डिफरेंट स्टूडेंट्स को ये रिजल्ट दिया जा रहा है, किसी के पास भी पहुंचे उसको इस रिजल्ट को इंटरप्रेट करने में, समझने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, प्रॉब्लम ना, किसी में अगर फेल लिखा हुआ है, किसी में अगर पुअर लिखा हुआ है, तो हो सकता है पुअर वाला ये समझे कि मेरी परफॉर्मेंस तो अच्छी नहीं है, लेकिन शायद ICAP ने मुझे पास कर दिया क्योंकि फेल नहीं लिखा हुआ। ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है अगर हर रिजल्ट में डिफरेंट वर्डिंग यूज होगी। एग्री करते हैं इस चीज को? उसी तरीके से याद रखें, जब हम ऑडिटर्स ने ऑडिट करना है तो उसके बाद सबसे अहम डॉक्यूमेंट कौन सी है? रिपोर्ट। अच्छा, एक चीज आपको रीजनिंग बता दूं, हमारे ऑडिट के प्रोसेस में लास्ट डॉक्यूमेंट होती है ऑडिट रिपोर्ट, लेकिन मैं लगभग आपको स्टार्ट में ही पढ़ा रहा हूं। उसकी रीजन पता है क्या है? क्योंकि आगे चल के हमने जो चैप्टर्स पढ़ने हैं ना, उनमें बार बार ये आएगा कि अगर ये सिचुएशन आ गई है तो रिपोर्ट में ये लिखो, अगर ये सिचुएशन आ गई है तो रिपोर्ट में ये लिखो। अगर हमने रिपोर्ट को एंड के लिए छोड़ा ना, तो आपको हर चैप्टर में से, ऐसे चैप्टर में से वो वाला पैराग्राफ समझ नहीं आएगा जिसमें उसने लिखा ये हो गया, तो आप कहेंगे सर ये क्या होता है, ये तो पता ही नहीं हमें। तो इसलिए हालांकि रिपोर्ट तरतीब के लिहाज से लास्ट हमारा स्टेप होता है, लेकिन उसको पहले पढ़ रहे हैं ताकि बाकी चैप्टर्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। ठीक है जी। अच्छा, रिपोर्ट जो है वो हमारा एक स्टैंडर्डाइज पैराग्राफ, सबसे अहम पैराग्राफ। ऐसा ही है, जब हम रिपोर्ट देने लगे तो उस वक्त IAASB ने सोचा, उसने कहा क्या मैं हर ऑडिटर को इजाजत दे दूं कि वो अपनी मर्जी से अपना फॉर्मेट यूज करे और अपनी वर्डिंग यूज करे, या कि मुझे फॉर्मेट और वर्डिंग स्टैंडर्डाइज रखनी चाहिए? हाँ, उस वक्त भी जब उन्होंने सर जोड़ के इसी नतीजे पे पहुंचे, स्टैंडर्डाइज रखनी चाहिए, ताकि पूरी दुनिया में कोई भी ऑडिटर कोई भी ऑडिट रिपोर्ट इशू करे, जो इवन इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो है वो भी, उसके लिए भी स्टैंडर्डाइजेशन हो, वो आसानी से समझ ले कि इस लफ्ज का मतलब क्या है। ठीक है, इवन अगर रिपोर्ट में एक लफ्ज रीजनेबल एश्योरेंस लिखा हुआ है ना, आप उसको चेंज करके लफ्ज मैक्सिमम एश्योरेंस भी यूज नहीं कर सकते, इतनी स्टैंडर्डाइजेशन है। क्योंकि मैक्सिमम एश्योरेंस का वर्ड यूज करेंगे, हो सकता है कुछ यूजर तो इसको रीजनेबल एश्योरेंस समझे, कुछ इसको हो सकता है एब्सोल्यूट एश्योरेंस समझ ले, जो हम प्रोवाइड ही नहीं करते। इसीलिए याद रखें, स्टैंडर्डाइज्ड होना जरूरी है। तो जो रिपोर्ट अब आपको सिखाई जा रही है, याद रखें वो आप आज को पाकिस्तान के इस शहर में इस क्लास में बैठ के सिखाई जा रही है, लेकिन आप पूरी दुनिया के जिस कंट्री में मर्जी चले जाएं, वहां की कोई सी भी ऑडिट रिपोर्ट को डाउनलोड करके देख ले, अगर वो बॉडी IAASB के साथ एफिलिएटेड है, जो कि अक्सर बॉडीज, ठीक है, अक्सर बॉडी 80% से ज्यादा कंट्रीज समझ लें दुनिया की IASB के साथ एफिलिएटेड है, उसमें सेम फॉर्मेट होगा, सेम फॉर्मेट होगा। ऐसे ही नहीं जो ICAP का चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसकी ग्लोबल रिकॉग्निशन ऐसी नहीं, जाहिर है वो ग्लोबल लेवल पे काम करने के काबिल है, तभी रिकॉग्निशन मिलती है। इसीलिए इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आपने इसको एज इट इज याद करना है, नहीं, याद सिर्फ कुछ चीजें करनी है और कुछ नहीं करनी। तो जो पैराग्राफ मैं आपसे बोलूंगा आपने वही याद करना है और वो याद करना है, और बाकियों के बारे में जब मैं कहूंगा सिर्फ रीडिंग कर लें, आपको सिर्फ इतना पता हो कि इस पैराग्राफ में कौन सी इंफॉर्मेशन डिस्कस हुई है,
उस इंफॉर्मेशन को याद करने की जरूरत नहीं, तो फिर आपने उसे याद नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग हासिल करनी है। भाई एग्री करते हैं हम? आइए, तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं ऑडिट रिपोर्ट, स्टैंडर्ड एलिमेंट ऑफ ऑडिट। एक ऑडिट रिपोर्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, वन बाय वन उसको हम स्टडी करेंगे। और ये आपको पता है ये पूरी दुनिया में, लगभग पूरी दुनिया में सेम फॉर्मेट होगा, अल्फाज भी सेम होंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यही तो IASB का कमाल है, पहले पढ़ा कल वाले लेक्चर में, पूरी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन। टाइटल, सबसे पहले वो कहता है ऑडिट रिपोर्ट का एक टाइटल होगा। जो ऑडिट रिपोर्ट होगी ना, उसके शुरू में सबसे पहला लफ्ज लिखा होगा क्या? इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट है, ताकि पता चल जाए ये ऑडिटर की रिपोर्ट है, डायरेक्टर रिपोर्ट ना समझे कोई। टाइटल किस लिए होता है? ताकि इसे डिफरेंशिएट किया जा सके दूसरी रिपोर्ट के साथ, क्योंकि अक्सर ऑडिट रिपोर्ट को ना कंपनी की एनुअल रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड करके यूजर को, शेयर होल्डर को सेंड किया जाता है। एनुअल रिपोर्ट समझते हैं क्या होती है? आपने शायद लॉ में पढ़ा होगा या किसी अकाउंटिंग में या किसी और सब्जेक्ट में। जब कंपनी का फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है, उसके बाद कंपनी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करती है, उसका ऑडिट करवाती है, और ऑडिट करवाने के बाद एक सेट बनाया जाता है। उस सेट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी शामिल है, उस सेट में ऑडिट रिपोर्ट भी शामिल है। उसमें अगर लोकल लॉज कुछ और इंफॉर्मेशन रिक्वायर करते हो, वो भी उस सेट के अंदर शामिल कर दी जाती है। जैसे पाकिस्तान में लोकल लॉज ये कहते हैं, डायरेक्टर तुम लोगों ने पूरे साल की समरी डायरेक्टर रिपोर्ट में लिख के वो भी शेयर होल्डर को देनी है। तो डायरेक्टर्स भी अपनी रिपोर्ट बनाते हैं। तो ये सारे सेट जब बन जाता है ना, इस सेट को कहते हैं एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये साल के साल बनती है। एनुअल रिपोर्ट के अंदर एक होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक होगी ऑडिटर्स रिपोर्ट, और उसके अलावा भी बहुत सी इंफॉर्मेशन होगी, जैसे डायरेक्टर्स रिपोर्ट। ठीक है जी। तो चूंकि और भी बहुत सी इंफॉर्मेशन होती है, तो दूसरी रिपोर्ट से हमारी ऑडिट रिपोर्ट को डिफरेंशिएट होना चाहिए कि नहीं? कैसे करें? टाइटल। टाइटल क्या होगा? क्या होगा टाइटल? अगर इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट को मैं एक्सटर्नल ऑडिटर रिपोर्ट लिख दूं तो चलेगा? नहीं चलेगा। ठीक हो गया? पहली बात समझ आ गई? चलिए जी, ये टाइटल हो गया क्लियर, पहला कंटेंट क्लियर। ओके, नेक्स्ट एड्रेसी। अच्छा, ये एड्रेसी है, एड्रेस नहीं है। एड्रेसी में और एड्रेस में फर्क होता है। एड्रेस पता, एड्रेसी किसको ये भेजा जा रहा है। तो ऑडिट रिपोर्ट का एड्रेसी कौन होता है? ऑडिट रिपोर्ट किसको भेजी जाती है? शेयर होल्डर्स को। ठीक है, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में आपको शेयर होल्डर को मेंबर कहते हैं, तो शेयर होल्डर लिखा हो या मेंबर लिखा हो, हमारे लिए दोनों ठीक है, शेयर होल्डर्स को या मेंबर्स को। ठीक है, लेकिन याद रखें कुछ ऑडिट रिक्वायर्ड बाय लॉ होते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट, कुछ ऑडिट होते हैं नॉन स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी ऑडिट है तो ये रिपोर्ट हमेशा शेयर होल्डर या मेंबर को एड्रेस की जाएगी। अगर नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट है तो डिपेंड करता है जो भी अप्रोप्रिएट पर्सन हुआ उसको एड्रेस कर दी जाएगी। जैसे फर्ज कीजिए हमारा बिजनेस, कंपनी ने बिजनेस अपना बेचना है, जो बायर है वो कहने लगा पहले ऑडिट करवाओ, मैं तो फिर बिजनेस खरीदूंगा, तुम लोगों के शेयर खरीद, पहले ऑडिट करवाओ। अब ऑडिट होगा उसकी फरमाइश पे, ये नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट है। इसका एड्रेस ही क्या होना चाहिए? क्या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होने चाहिए कि वो पर्सन जो खरीदने जा रहा है? खरीदने जा रहा है। तो एड्रेसी जो है वो स्टैट्यूटरी ऑडिट है तो वो नॉर्मली शेयर होल्डर्स होंगे, और अगर नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट है तो फिर वो हालात के मुताबिक जो भी स्पेसिफाइड होगा। बैंक के पास गए, बैंक ने कहा लोन तब दूंगा जब ऑडिट करवा के लाओगे, हमने कहा ठीक है, फिर उस सूरत में हो सकता है कि एड्रेसी कौन हो? बैंक हो जाए। भाई ये एड्रेसी भी समझ आ गया? कोई प्रॉब्लम? दो एलिमेंट हमारे हो गए, पहला एलिमेंट कौन सा? टाइटल, दूसरा कौन सा? एड्रेस। अच्छा, मुझे एक और बात याद आ गई, आपके ख्याल में देखिए फॉर्मेट स्टैंडर्डाइज होगा, एग्रीड, वर्डिंग स्टैंडर्डाइज होगी, एग्रीड, क्या तरतीब भी स्टैंडर्डाइज होगी? कुछ जगहों पे जहां वो हमें रायत देता है वहां पे मैं आपको बता दूंगा वहां पे रायत है,
कुछ जगहों पे अल्फाज चेंज कर सकते हैं, वहां पे रायत है। एक आधी जगह पे तरतीब चेंज कर सकते हैं, वहां पे रायत है, वो हम पढ़ लेंगे। ये हो गया। फिर इसके बाद, अच्छा अब इसके बाद ये है, ये एक लाइन की हेडिंग आ गई, ये 2-3 लफ्ज आ गए एड्रेस से। फिर इसके बाद फिर इसके बाद स्टार्ट होते हैं पैराग्राफ्स। पैराग्राफ की तरतीब सुन लीजिए। असूल क्या है, असूल सिखा रहा हूं। असूल ये है कि जो पैराग्राफ हमारे यूजर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए सबसे ज्यादा अहम है वो पहले आएगा, जो उससे कम अहम है वो उसके बाद आएगा। क्या आप इस तरतीब के साथ एग्री करते हैं कि ऐसे होना चाहिए? बिल्कुल ऐसे ही है। तो जरा मुझे सोच के बताइए कि सबसे अहम पैराग्राफ क्या है? सबसे अहम पैराग्राफ कौन सा है? ऑडिटर ओपिनियन। ओपिनियन किसे? इंटरनल कंट्रोल में ना? नहीं, इंटरनल कंट्रोल में तो याद है ओपिनियन देते नहीं है। तो ये ओपिनियन किस पे दे रहे हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू अचीव कर रही हैं या के नहीं कर। ओपिनियन क्या देंगे? शाबाश, फिर से ओपिनियन क्या देंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। इंटरनल कंट्रोल में तो ओपिनियन नहीं ना देना। हाँ जी। अच्छा, लेकिन मुझे ये बताइए, ओपिनियन देते हुए हम फौरन क्या देंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? कि पहले कोई सलाम दुआ करनी चाहिए, बताना चाहिए कि भैया हमने किस कंपनी, हमने क्या किया, हमने ऑडिट किया। हमने किस कंपनी का ऑडिट किया? हमने एबीसी कंपनी का ऑडिट किया। हमने किस साल का ऑडिट किया? हमने इस साल का ऑडिट किया। भाई ये इंफॉर्मेशन बतानी चाहिए कि नहीं? कि डायरेक्ट ही कहना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, तो पता ही नहीं चल रहा किस कंपनी की है, किस साल की है, कौन सी है। इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो याद रखिएगा, अजीबोगरीब बात, ओपिनियन पैराग्राफ में ओपिनियन के अलावा कुछ और चीजें भी आती है। ओपिनियन पैराग्राफ के अलावा कुछ और चीजें भी आती। क्या आती है? सबसे पहले एंटिटी का नाम जिसका ऑडिट किया है। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिनका ऑडिट किया है। बताओ भैया ये इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह वगैरह वगैरह, कंपनी का नाम बताओ जिसका ऑडिट किया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का नाम बताओ जिनका ऑडिट किया है। रिपोर्टिंग पीरियड, साल बताओ किस साल का ऑडिट किया है। फिर उसके बाद ओपिनियन बताओ। ठीक है जी, भी समझ आया? अच्छा ओके। अच्छा, ओपिनियन ना, अब ये छोटा सा कंसेप्ट है, दो तरह का होता है। ये फ्रेमवर्क के बारे में आपको बताया मैंने। फ्रेमवर्क किसे बोलते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशन जिसके मुताबिक बेहतरीन हो गया काम। रूल्स, फ्रेमवर्क क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशन जिसके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होती है। क्या दुनिया में एक ही फ्रेमवर्क है? नहीं, दुनिया में बहुत से फ्रेमवर्क है, उनकी डिफरेंट टाइप्स है। ठीक है, हमने फिर देखना होता है कि क्या हमारी नीड्स के मुताबिक ही, यूजर्स की नीड के मुताबिक ही फ्रेमवर्क सेलेक्ट किया गया है कि नहीं। ठीक है। अच्छा, अब फ्रेमवर्क की दो, समझ लीजिए, बड़ी टाइप्स, वैसे और भी टाइप्स है, दो टाइप्स है। एक होती है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, एक होती है कंप्लायंस फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क की बहुत सी टाइप्स हैं। फ्रेमवर्क की जैसे कि फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, जैसे कि कंप्लायंस फ्रेमवर्क। ठीक है। अच्छा, फर्ज कीजिए हमारी छोटी बहन है, उन्होंने अम्मी से बिरयानी बनाने की तरकीब सीखनी है। ठीक है भाई, क्या दुनिया में बिरयानी बनाने की एक ही तरकीब है? नहीं, बहुत सी तरकीबें हैं, लेकिन हमने तो जाहिर है अपने घर के हिसाब से घर से सीखना। तो वालदा ने बिरयानी बनाने की तरकीब लिख दी।
हमारी छोटी बहन ने उसको बनाना शुरू कर दिया। अब मुझे बताइए, अब वालिदैन हमारे जाहिर है जो है वो जो थोड़ा सा पुराना ज़माना और निस्बतन अच्छा ज़माना था उससे रिलेट करते हैं। तो ये नए ज़माने की चीज़ें कुछ हो सकता है डिफरेंट, हो सकता है कुछ नए मसाले ऐड हो गए हों, आजकल कोई रेडीमेड चीज़ें बनती जा रही हों। पुराने जो हमारे बुजुर्ग हैं वो सारी चीज़ें ज़रा थोड़े हाथ से तसल्ली के साथ करने के आदी हों। तो हो सकता है कुछ जगहों पे आके हमारी छोटी बहन को ये लगे कि ये वाला काम ऐसे करने की बजाय अगर ऐसे कर लिया जाए ना तो ज्यादा मजे की बिरयानी बनेगी। आपके ख्याल में उन्हें कर लेना चाहिए तरकीब को चेंज, बिरयानी बनाने की तरकीब चेंज कर लेनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी तो हो सकता है अगर चेंज करे तो वो बिल्कुल ही उसका टेस्ट खराब हो जाए। ठीक है, अच्छा उसी तरीके से कंसेप्ट ये है, फ्रेमवर्क में लिखा हुआ है रूल्स टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फ्रेमवर्क में लिखा हुआ है, हम उस मैनेजमेंट उस फ्रेमवर्क के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेगी, ऐसा ही है। लेकिन अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हुए मैनेजमेंट को लगे कि ये वाली जो बात है इससे मैं थोड़ा सा चेंज कर लूं, कमी बेशी कर लूं, क्या कर लूं? कमी में, भाई रिक्वायरमेंट है 10, मैं इसमें से कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट ऐड कर दूं 11, कोई चीज एडिशनल डिस्क्लोज कर दूं जो फ्रेमवर्क ने नहीं बोली हुई, या फ्रेमवर्क ने कहा हुआ ये काम ऐसे करना है और मैं उस रिक्वायरमेंट को डिपार्चर कर दूं, उस रिक्वायरमेंट की बात ना मानूं, तो हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज्यादा बेहतर बन जाए। भाई हो सकता है कि नहीं? फिर से सुन लें, फ्रेमवर्क बहुत से हैं, फ्रेमवर्क में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के रूल्स हैं, मैनेजमेंट जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही होती है फ्रेमवर्क के मुताबिक बनाती है। क्या मैनेजमेंट के पास ये अथॉरिटी होनी चाहिए कि अगर उसको लगे कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट को एडलेस करके, एडिशनल डिस्क्लोजर या डिपार्चर करके, यानी एडलेस करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेहतर हो सकती हैं, वो ट्रू एंड फेयर व्यू अचीव करेंगी, तो क्या मैनेजमेंट को ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। इसका जवाब है इट डिपेंड्स। क्या फ्रेमवर्क ने इसकी इजाजत दी है या नहीं? फ्रेमवर्क ने इसकी इजाजत दी है या नहीं? तो हमने वालदा से पूछ लेना है कि क्या अगर हमें लगे कि तरकीब चेंज करके थोड़ी सी मजीद बेहतरी आ जाएगी, ज्यादा मजे की बिरयानी बनेगी, तो तरकीब चेंज कर ले कि ना? अगर वालदा कहे कर लो तो फिर कर ले, अगर वालदा कहे नहीं करनी तो फिर नहीं करनी, फिर अपनी अकल नहीं लगानी। उसी तरह फ्रेमवर्क में याद रखें, दुनिया में दो तरह के बड़े फ्रेमवर्क हैं, और भी हैं दो बड़े, एक कंप्लायंस फ्रेमवर्क, एक फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। कंप्लायंस फ्रेमवर्क कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, और फिर नीचे कहता है अगर आपको लगे ना कि आप अपनी अकल इस्तेमाल करके इसमें कोई ऊंच नीच करके फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट में कमी बेशी करके बेहतर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकते हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू अचीव हो जाएगा, तो अपनी अकल नहीं लगानी। कंप्लायंस फ्रेमवर्क में क्या लिखा होता है? अपनी अकल। जिस फ्रेमवर्क में ये लाइन लिखी हो ना कि आपने ब्लाइंडली इसको फॉलो करना है, अपनी अकल, उसको बोलते हैं कंप्लायंस फ्रेमवर्क, क्योंकि उस फ्रेमवर्क का एक ही मकसद है, कंप्लाई करो ऑर्डर को, जो कहा है उसको कंप्लाई करो, इस मानो उसको, इसलिए उस फ्रेमवर्क को हम क्या कहते हैं? कंप्लायंस फ्रेमवर्क। कंप्लायंस फ्रेमवर्क। और कुछ फ्रेमवर्क में लिखा होता है कि अगर आपको लगे ना कि आप एडिशनल डिस्क्लोजर या डिपार्चर करके फ्रेमवर्क में जो कुछ कहा है उसमें कमी बेशी करके, लेकिन किस शर्त पे? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर भी प्रेजेंट हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन इंप्रूव हो जाए, तो वो आप कर सकते हैं। अगर फ्रेमवर्क के अंदर ये इजाजत लिखी हो तो फिर इसको क्या कहते हैं? फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। क्योंकि इसमें हालांकि रूल्स इसमें भी हैं, लेकिन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें? फेयर प्रेजेंटेशन अचीव करना। तो फ्रेमवर्क की दो टाइप समझ आई? कौन कौन सी? कंप्लायंस फ्रेमवर्क और फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। कंप्लायंस फ्रेमवर्क आपको ऊंच नीच करने की इजाजत नहीं देता, कमी बेशी की इजाजत नहीं देता। फेयर प्रेजेंटेशन कमी बेशी की इजाजत देता है, लेकिन किस शर्त पे?
अगर फेयर रिप्रेजेंटेशन अचीव होती हो, अगर बात समझ आई है तो एक एग्जाम्पल और एक ओपिनियन आपके सामने रखूंगा, आपने पहचानना है। अगर फेयर रिप्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और कंप्लायंस फ्रेमवर्क में फर्क आपको समझ आ गया तो पाकिस्तान में एक फ्रेमवर्क है, यानी प्रॉफिट, बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेट करने का, वो है टैक्स बेसिस फ्रेमवर्क। वो एफबीआर ने बनाया। एफबीआर कहता है भैया टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, ये हमने बता दिया। अगर आपको लगे कि जितनी भी इनकम है सारी एग्जेम्प्ट कर दो, जितने भी एक्सपेंसेस है सारे डिडक्टेबल कर दो, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू अचीव करेगी, तो आपने ये काम नहीं करना। आपने प्रॉफिट ऐसे ही अपनी अकल अपने पास रखनी है, प्रॉफिट ऐसे कैलकुलेट करना है जैसा हमने बोला। तो बताइए अब ये कौन से वाला फ्रेमवर्क है प्रोबेब? कंप्लायंस फ्रेमवर्क, शाबाश। अच्छा, एक और फ्रेमवर्क है पाकिस्तान में, आईएफआरएस। आईएफआरएस में एक स्टैंडर्ड है आईएस 8, जो ये कहता है कि कंपनी ने अपनी काउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली अप्लाई करनी है, जो पिछले साल वही इस साल। लेकिन उसमें एक लाइन और लिखी है मिलती जुलती, जिसका मतलब ये है कि अगर आपको लगे कि कोई काउंटिंग पॉलिसी चेंज करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन बेहतर हो सकती है, तो काउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी के प्रिंसिपल को वायलेट कर सकते, लेकिन किस शर्त पे? ट्रू एंड फेयर व्यू। तो बताइए इस रूल को सामने रखते हुए बताइए आईएफआरएस कौन सा फ्रेमवर्क है? फेयर रिप्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। अब आपको फर्क क्यों बताया ये सुन ले। अगर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लायंस फ्रेमवर्क पे बनी है, तो हम अपने ओपिनियन सेक्शन में अल्फाज क्या लिखते हैं? These financial statements have been prepared in accordance with tax basis framework। बस, आगे कुछ नहीं लिखना। कंप्लायंस फ्रेमवर्क में क्या लिखना है? These financial statements have been prepared in accordance with tax basis framework, आगे कुछ नहीं लिखना। लेकिन अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क पे बनी है, तो फिर आपने लिखना है These financial statements have been prepared in accordance with IFRS and give true and fair view। ये ट्रू एंड फेयर व्यू या प्रेजेंटेड फेयरली, ये अल्फाज भी लिखने हैं ओपिनियन में। क्यों? क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? फेयर प्रेजेंटेशन। फर्क समझा? फर्क थोड़ा सा ही है लेकिन है। तो फिर ओपिनियन सेक्शन में हम क्या लिखेंगे? ओपिनियन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आईएफआरएस के मुताबिक बनी है या नहीं, और ट्रू एंड फेयर व्यू अचीव करती हैं कि नहीं करती। अगर कंप्लायंस फ्रेमवर्क है तो आपने सिर्फ इतना ही लिखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रेमवर्क के मुताबिक प्रिपेयर हुई कि नहीं, बस इतना लिखना है। लेकिन अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है तो आपने ये भी लिखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रेमवर्क के मुताबिक है कि नहीं, और ये भी लिखना है कि ट्रू एंड फेयर व्यू अचीव कर रही हैं कि नहीं। भाई बात समझ आ गई? तो ओपिनियन की वर्डिंग डिपेंड्स ऑन फ्रेमवर्क। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये कंप्लायंस फ्रेमवर्क और फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क समझ आ गया? ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद, हाँ टैक्स बेसिस कर लेते हैं या एएफआरएफ, वो भी ठीक था वैसे, वो भी ठीक था क्योंकि वो डिपेंड, एग्जांपल समझानी है, मिसाल ही समझानी है। तो मुझे बताइए, आपने बताना है कौन सा फ्रेमवर्क है, कंप्लायंस या फेयर प्रेजेंटेशन? These financial statements have been prepared in accordance with IFRS and give true and fair view। और अगर हो these financial statements have been prepared in accordance with IFRS, बस इतना हो। चलिए आगे चलते हैं। ओपिनियन तो दे दिया हमने, सबसे बड़ा काम तो हमारा हो गया। ठीक है, अब मुझे बताइए ओपिनियन जब हमने दिया, ओपिनियन किस बेस पे दिया ये भी बताना चाहिए कि नहीं? ओपिनियन किस बेस पे दी? बिल्कुल। तो ओपिनियन की बेसिस क्या होती है? ओपिनियन की बेसिस होती है भाई हमने एविडेंस ऑब्टेन किया। भाई ओपिनियन इसी बेस पे देते हैं कि ब्रीफ केस की बेस पे देते हैं। किसकी बेस पे? ब्रीफ केस की बेस पे ओपिनियन नहीं देते। किस बेस पे? एविडेंस। और एविडेंस कहां से मिलता है? प्रोसीजर परफॉर्म करके। कौन से प्रोसीजर? जो आईएसएस ने बोले हुए हैं।
क्या सिर्फ ISS की बात मानते हैं? नहीं 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 नहीं, हाँ IFEA में तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ कोड ऑफ एथिक्स भी है, एथिकल रिक्वायरमेंट्स भी है। हम एथिकल रिक्वायरमेंट्स की बातें भी मानते हैं। हम सिर्फ ऑडिटर नहीं हैं, हम इंडिपेंडेंट ऑडिटर हैं। तो इंडिपेंडेंट कैसे इंश्योर होती है? कोड ऑफ एथिक्स को कंप्लाई करके। तो फिर हम ओपिनियन सेक्शन के बाद नीचे क्या बताते हैं? बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन। बेसिस फॉर ओपिनियन में हमने क्या लिखा होता है कि हमने ऑडिट किया है किसके मुताबिक? अंडर ISAs। तो ओपिनियन की बेसिस क्या है कि हमने ISAs के मुताबिक प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं। क्या बस ISA को फॉलो किया है? नहीं नहीं नहीं, हमने इंडिपेंडेंस के रूल्स को भी फॉलो किया है। इंडिपेंडेंस के रूल्स कहाँ लिखे हुए हैं? कोड ऑफ एथिक्स में। हमने ISAs की बात को भी माना है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अलग बुकलेट है और कोड ऑफ एथिक्स अलग बुकलेट है। और फिर हमने प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं और ये तसल्ली कर ली है क्या कि हमें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस मिल गया है। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस, बेसिस फॉर ओपिनियन क्या हुई? हमने एविडेंस ऑब्टेन किया ISAs के मुताबिक, कोड ऑफ एथिक्स को भी कंप्लाई किया। हमने और भी बहुत से काम किए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। हमने किसी पे एहसान नहीं किया, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। हमने और भी बहुत से काम किए। अगर आप चाहते हैं कि आपको पता चले हमने और कौन कौन से काम किए हैं तो बराए मेहरबानी पहुंच जाए किधर? ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन पे। उसमें हम आपको तफसील से बताएंगे, तसल्ली से बताएंगे कि हमने अपनी ऑडिट में क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए। ये सारी बातें किधर होगी? बेसिस। यहां तक क्लियर है जी? तो 2 पैराग्राफ हो गए हमारे, 2 एलिमेंट 4 पैराग्राफ 2। ये एलिमेंट है लेकिन पैराग्राफ की शक्ल में नहीं होता, ये एक आधी लाइन होती है, ये भी एक आधी लाइन। ये पूरा पैराग्राफ है, ये भी पैराग्राफ। इसमें कोई प्रॉब्लम? इंफॉर्मेशन समझ आ रही है क्या है? चले आगे चलते हैं। इसके बाद कौन सा पैराग्राफ आना है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट। नाम से जाहिर है इसमें क्या लिखा होगा? मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और वो आपको पता ही है कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज? फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज? अंडर कंट्रोल्स के, ठीक है, ऑडिटर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने। लेकिन एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि रिसेंटली बहुत ही ज्यादा अहमियत अख्तियार कर चुकी है। हालांकि हमने उससे पीछा छुड़ाने की बड़ी कोशिश की है क्योंकि वो बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम। इमेजिन कीजिए कि अगर कॉलेज वाले मेरी जिम्मेदारी लगा दें कि आपने 6 महीने बच्चे को पढ़ाना है, उसके बाद हर बच्चे के बारे में आपने असेसमेंट देनी है कि ये पास होगा कि फेल होगा। तो बताइए मैं इससे जान छुड़ाने की कोशिश करूंगा कि नहीं? करूंगा, क्योंकि इसके लिए ना मुझे बच्चे के सारे पास्ट रिकॉर्ड भी रखना पड़ेगा, उसकी डिटेल देखनी पड़ेगी और फिर अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। और कभी कभी अंदाज़ा गलत भी हो जाएगा क्योंकि मुस्तकबिल है, मुस्तकबिल पता तो नहीं है। लेकिन फिर भी कॉलेज वाले कहते हैं नहीं नहीं कोई मसला नहीं, हमें भी पता है कि मुस्तकबिल कंफर्म नहीं होता, लेकिन कुछ अंदाज़ा अपनी जजमेंट तो बताए। तो मेरा काम बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो इसी तरह एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर्स पे रिसेंटली कुछ साल पहले लगाई गई। हमने कोशिश तो बड़ी की इसे जान छूट जाए, छूट नहीं पाई। क्यों? क्योंकि यूज़र एक्सपेक्ट करते थे, कहते थे सर इसके बगैर आपकी रिपोर्ट में हमारी वो ज़्यादा वैल्यू एडिशन नहीं है, मतलब यूजफुल तो फिर भी है लेकिन अगर आप ये भी बता दें तो क्या ही बात। वो चीज़ क्या है? वो ये है कि क्या कंपनी अगले साल 1 साल तक चल पाएगी कि नहीं? कंपनी अगले साल 1 साल तक चल पाएगी कि नहीं? इसे आप अकाउंटिंग में कहते हैं गोइंग कंसर्न अजम्पशन चेक करना। तो हमने गोइंग कंसर्न अजम्पशन चेक करनी है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन चेक करनी है। बच्चों को भी बुखार हो जाए ना, है थोड़ा सा फ्लो इधर करके ना, बच्चों को तो थोड़ा रिलैक्स रहे। तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन इवेल्युएट करनी है हमने, यानी क्या बताना है कि कंपनी अगले 1 साल तक चल पाए। इन्वेस्टर के लिए इंफॉर्मेशन बड़ी यूजफुल है, लेकिन हमारे लिए इस एक चीज की वजह से बड़े जिम्मेदार, हमारा एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऐड हो गया।
वो देखे जरा कोई गोइंग कंसर्न वाला लर्निंग ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर में? हाँ, वो इसी वजह से ऐड हुआ। हमने कहा ठीक है कर लेंगे, अब कर लेंगे जी भाई, कहा है तो करना पड़ेगा। ठीक है जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कर लेंगे, इंटरनल कंट्रोल की बात करेंगे, ठीक है, और फिर गोइंग कंसर्न। और याद रखें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मैनेजमेंट की नहीं है, बल्कि दोज चार्ज विद गवर्नेंस यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ऑडिट कमेटी वगैरह, दो चार्ज विद गवर्नेंस, पता ना, डायरेक्टर्स की भी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसको यूं कह लें, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टर्स की भी है, दोज चार्ज विद गवर्नेंस। लेकिन ये है कि काम मैनेजमेंट करेगी, डायरेक्टर्स निगरानी करेंगे, सुपरविजन करेंगे, काम कर रहे हैं कि नहीं। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आ गई। अभी तक हमने कितने पैराग्राफ पढ़े? 3। कौन कौन से? ओपिनियन पैराग्राफ, बेसिस ओपिनियन पैराग्राफ और मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ। आगे बढ़े, आपके गैस करें अगला पैराग्राफ कौन सा आने वाला है? ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ। भाई ऑडिटर की शुरू होती है, खत्म ही नहीं होती, खत्म ही नहीं होती, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पता नहीं क्या क्या कुछ कर रहा है, क्या बोर्ड खत्म हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं हुई, तो आगे भी जाए कोई नहीं, कर लेंगे जी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? सबसे पहले सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एब्सोल्यूट एश्योरेंस ऑब्टेन करना, लिमिटेड एश्योरेंस ऑब्टेन करना, रीजनेबल एश्योरेंस कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है कि नहीं, और फिर रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करके दबा के बैठ जाना। ऐसे ही है कि उसे रिपोर्ट की शक्ल में शेयर होल्डर्स को, यूजर्स को कम्युनिकेट भी करना है। यही कह रहा है कि रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं, और फिर रिपोर्ट की शक्ल में वो शेयर होल्डर्स को कम्युनिकेट कर दो। ये हमारी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए और भी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोटी छोटी पूरी करनी पड़ती है। वो क्या है? हमें रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करने के लिए, या आसान अल्फाज में ऑडिट करने के लिए, हमें क्या कुछ करना पड़ता है? सुन लें, हमें रिस्क को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, असेस करना पड़ता है। हमें क्या, हम रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं? बिल्कुल, हमारा पहला स्टेज में यही होता है, पहली स्टेज यही है, दूसरी में जाके फिर प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। क्या रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करना, रिस्क आइडेंटिफाई करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये काम करने के लिए ये छोटे छोटे बहुत से टास्क करने पड़ते हैं। अच्छा, जब रिस्क आइडेंटिफाई, रिस्क असेस कर लिया, फिर इसके बाद क्या करना है? क्या इस रिस्क को एड्रेस करने के लिए प्रोसीजर भी परफॉर्म करने हैं? बिल्कुल, प्रोसीजर परफॉर्म करने। और कितने प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं कि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन करे, हो जाए कि अपनी मर्जी के मुताबिक प्रोसीजर परफॉर्म करें। रिस्क असेसमेंट करनी पड़ेगी, प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे। ये जो फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, इसमें हमें इंटरनल कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग भी ऑब्टेन करनी पड़ेगी। भाई इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी पड़ेगी कि नहीं? किस लिए? प्रोसीजर के लिए कि ओपिनियन के लिए? प्रोसीजर, इंटरनल कंट्रोल से ओपिनियन तो एक्सप्रेस नहीं करते। अच्छा, फिर आईकैब ने जब एक दफा पूछा था 4 साल पहले, एक क्वेश्चन आया था, उसके 4 पार्ट थे, उसके एक पार्ट में उसने ये पूछा था, तो फिर आपके जो सीनियर है उन्होंने ये क्यों कह दिया था कि हाँ ठीक है, इंटरनल कंट्रोल पे भी ओपिनियन एक्सप्रेस करना चाहिए? ये क्यों कह दिया था? गलती से कह दिया था। आप तो ये गलती नहीं करेंगे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल ऑब्टेन जरूर करनी है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल अभी परफॉर्म करने हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल में और टेस्ट ऑफ कंट्रोल में और ओपिनियन ऑफ कंट्रोल में फर्क है। अंडरस्टैंडिंग है बस सरसरी तौर पे देखना, टेस्ट ऑफ कंट्रोल है चेक करना, लेकिन रिस्क असेसमेंट के लिए, और मकसद नहीं है।
और मकसद नहीं है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल का मकसद क्या है? सिर्फ रिस्क। जब रिस्क असेसमेंट हो जाए उसको उधर ही छोड़ दो, बाकी करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर ओपिनियन एक्सप्रेस करना हमारा शामिल होता ना, फिर तो हम हर कंट्रोल की हर चीज को चेक कर रहे होते, वो नहीं करते। हम अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल ऑब्टेन करते हैं, यस। हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करते हैं, यस। हम इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं, नो। टेस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब ओपिनियन एक्सप्रेस करना नहीं है, क्योंकि उसका मकसद क्या है भला सिरा? रिस्क असेसमेंट। तो हम तो फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल भी ऑब्टेन करते हैं। क्या जितने भी काउंटिंग पॉलिसीज, काउंटिंग एस्टिमेट्स है, डिस्क्लोजर्स है, इनको भी चेक करते हैं? हमारी रिस्पांसिबिलिटी में शामिल है कि ये काम कोई और करेगा? ये भी रिस्पांसिबिलिटी में शामिल है। गोइंग कंसर्न असेस करना पहले नहीं होता था, अब ये भी हमारी रिस्पांसिबिलिटी में शामिल है। अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क हो तो फिर ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखना कि ये फेयर प्रेजेंटेशन अचीव कर रही हैं, ये भी हमारी रिस्पांसिबिलिटी में शामिल है। फेयर प्रेजेंटेशन भी हमें देखनी है। फिर से क्या क्या काम हमने करना है? बड़ा टास्क क्या है? रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करने हैं कि फाइनेंशियल में ठीक है कि नहीं, रिपोर्ट देनी है। इस बड़े काम के लिए छोटे छोटे टास्क क्या करने हैं? रिस्क असेसमेंट करना है, प्रोसीजर परफॉर्म करना है, एविडेंस ऑब्टेन करना है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, काउंटिंग पॉलिसीज एस्टिमेट, गोइंग कंसर्न असेस करना है, ओवरऑल फाइनेंस। आप समझ रहे हैं काम खत्म हो गया? नहीं। डायरेक्टर्स आगे हमारे पास परेशान। डायरेक्टर्स कहने लगे सर आप हमसे प्यार नहीं करते। हमने कहा बात तो ठीक, लेकिन पता कैसे चला? उन्होंने कहा सर आप इतनी मेहनत करते हैं, फिर उसके बाद शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट बना के देते हैं। हमारा बड़ा दिल करता है कि आप हमें भी कोई चीजें बताएं, हमारे साथ भी बातचीत करें, कोई लेटर, कोई कम्युनिकेशन, कोई हमें भी रिपोर्ट दीजिए। हमने कहा ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट तो भैया शेयर होल्डर को जाएगी, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वही है। हम ऐसा करते हैं कि कोई ऐसे मैटर्स जो आपके इंटरेस्ट के हों, मैटर्स ऑफ गवर्नेंस इंटरेस्ट, अगर हमें कोई पता चला ना तो हम आपको जरूर इतला दे देंगे। हमने डायरेक्टर को क्या कहा, अगर हमें कुछ ऐसे मामलात पर, हालांकि हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? लेकिन डायरेक्टर्स का दुख देख के हमसे रहा नहीं गया, रहम दिल हैं हम। हमने कहा ठीक है, हम आपको भी कुछ ना कुछ मैटर्स कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन अगर हमारे सामने आए तो। डायरेक्टर्स ने कहा बिल्कुल ठीक है, अगर सामने आए तो कर दीजिएगा, हमें भी कम्युनिकेट। लेकिन जरा गैस करें, आपको क्या पता है कि हमसे रिलेटेड मैटर, हमारे इंटरेस्ट के मैटर कौन कौन से हैं? हमने कहा बिल्कुल सर, अंदाजा है। तो कौन कौन से मैटर्स हो सकते हैं? वैसे तो हर सिग्निफिकेंट मैटर्स हम डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करते हैं। जैसे इंटरनल कंट्रोल में कोई वीकनेस नजर आ जाए, वो कम्युनिकेट करते हैं, वो भी कर दें। और आपके ख्याल में कौन सा सिग्निफिकेंट मैटर होगा ऑडिट के दौरान? अगर हाँ, हमारा जो पूरा ऑडिट का स्कोप और टाइमिंग है वो डायरेक्टर्स को बता दिया, ए डायरेक्टर भैया ऐसा है कि हम 10 बंदों की टीम आएगी, 1 जनवरी से शुरू करेंगे काम, तो 10 मार्च तक हमने रहना, तो इसमें हमने आपकी 5 ब्रांचेस को विजिट करना है। हम अपना स्कोप और टाइमिंग आपको बता रहे हैं। डायरेक्टर ने कहा वो क्यों बता रहे हैं, हमने तो अपने इंटरेस्ट की बात की थी, आप ये ऑडिट स्कोप। हमने कहा भैया अरेंजमेंट तो आपने करनी है हमारे लिए कोई रूम, कोई चेयर्स है, कोई खाने पीने का अरेंजमेंट, ये सारा कुछ तो करें ना। तो ऑडिट स्कोप एंड टाइमिंग बताएंगे डायरेक्टर्स को। जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स होगा, अगर हमारी इंडिपेंडेंस को कोई खतरा है किसी से, तो क्या वो भी बताना चाहिए? बता देना चाहिए। अगर सीएफओ सीईओ ने धमकी लगाई, उन्होंने कहा खबरदार अगर वेयर हाउस में पैर भी रखा, खबरदार अगर वेयर हाउस में पैर भी रखा, तो मुझे बताइए क्या इस धमकी के बारे में डायरेक्टर्स को बताना नहीं चाहिए?
क्यों नहीं बताना चाहिए, क्या करेंगे फिर, किसको बताना चाहिए, किसको बताना चाहिए? पैर रखे बगैर कैसे स्टॉक काउंट करेंगे? वैसे हमारे सिलेबस में जो चेंज आया ना, उसने बोला है ऑटोमेटेड टूल्स एंड टेक्निक्स में उसने एक तरीका बताया है कि क्लाइंट के वेयर हाउस में पैर रखे बगैर आप स्टॉक काउंट कर सकते हैं। गैस करें, गैस करें, गैस करें। है क्या? ड्रोन्स के जरिए से, ड्रोन के, तो ड्रोन के जरिए से स्टॉक काउंट कैसे होगा ये भी हमारे सिलेबस में आ गया, ठीक है। लेकिन बाहर भाई डायरेक्टर को, हमारी इंडिपेंडेंस को प्रॉब्लम डायरेक्टर को बता देना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? बता देना चाहिए, ठीक है। और भी जो भी सिग्निफिकेंट, सिंपल रूल याद रखिए, तो उसने 2-3 एग्जांपल वैसे ही दे दी, हालांकि सिर्फ एक बात लिखते था वो भी काफी था, क्या कि जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स हमारे ऑडिट में सामने आया डायरेक्टर्स को जरूर बताना है। गैस करें, अगर हमारे सामने कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट आई, मटेरियल स्कोप मिस स्टेटमेंट बड़ी मिस स्टेटमेंट आई, क्या हमें वो डायरेक्टर्स को बता देनी चाहिए कि डायरेक्ट रिपोर्ट मॉडिफाई करके उसके सामने रखें? देखा, ताकि वो हालात को ठीक करने की कोशिश करें। रिपोर्ट में याद रखें, कोई भी चीज अगर मॉडिफिकेशन होती है डायरेक्टर्स को बताते हैं, तो बताना चाहिए कि नहीं? और जितने भी सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं वो डायरेक्टर्स को बताने चाहिए कि नहीं? बताने चाहिए, ठीक है। जो हमारे ऑडिट से रिलेटेड सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं वो भी बताने चाहिए। हम फिर ऐसी उनके साथ दोस्ती हुई, हम डायरेक्टर्स को डायरेक्टर के इंटरेस्ट के मैटर्स तो बताते ही हैं जो सिग्निफिकेंट हो, हम डायरेक्टर्स को अपने मसले मसाइल भी बता देते हैं। भाई दोस्ती का हक तो ऐसा ही होता है ना, कि उनसे रेलिवेंट चीजें तो उनको बता। उनसे रेलिवेंट चीजें क्या हैं? सिग्निफिकेंट मैटर्स, जैसे वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल। हमारे से रेलिवेंट चीजें कौन सी है जो सिग्निफिकेंट है? जैसे हमारी इंडिपेंडेंस को कोई खतरा हो वो बता देते हैं। जैसे ऑडिट के दौरान में कोई की ऑडिट मैटर सामने आए, क्या है? की ऑडिट मैटर, नाम से जाहिर है सिग्निफिकेंट में वर्ड क्या यूज किया है? की। लेकिन की अगर इंटरप्रिटेशन जब आप सीखेंगे ना, इसका मतलब यही होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट। की ऑडिट मैटर का मतलब क्या है? मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑडिट मैटर। अगर हमारे ऑडिट में जो बहुत से मसले मसाइल आते हैं उनमें से जो मोस्ट सिग्निफिकेंट हो डायरेक्टर के साथ शेयर कर देने चाहिए कि नहीं? ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने कहा ठीक है फिर ये भी करेंगे। तो मेन पॉइंट क्या है कि हमारी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एक ही है, वो क्या है कि शेयर होल्डर रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करके शेयर होल्डर को रिपोर्ट देनी है। ये वाला एरिया शेयर होल्डर के लिए है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होल्डर। लेकिन साथ ही साथ याद रखें, हमने कुछ मैटर डायरेक्टर्स को भी कम्युनिकेट करने हैं, वरना वो उदास हो जाएंगे। तो कौन कौन से मैटर डायरेक्टर को कम्युनिकेट करने हैं? कोई भी सिग्निफिकेंट, जैसे कुछ 2-3 एग्जांपल और भी बता देना, जनरल बात भी करें, ऑडिट स्कोप एंड टाइमिंग के बारे में बता देंगे, हमने इंडिपेंडेंस कोड ऑफ एथिक्स को कंप्लाई किया कि नहीं किया, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आई वो बता देंगे। जो की ऑडिट मैटर है, क्या है? की ऑडिट मैटर मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट। की का मतलब क्या है? की मोस्ट सिग्निफिकेंट, चाबी नहीं, मोस्ट सिग्निफिकेंट, मोस्ट सिग्निफिकेंट है। तो ये बता देंगे अगर कोई है, अगर नहीं है तो नहीं बताएंगे, इफ एप्लीकेबल, कभी होगा कभी नहीं होगा। हाँ, इसकी बहुत सी एग्जांपल, बहुत सी एग्जांपल। क्लाइंट ने ड्यूरिंग द ईयर नया आईटी सिस्टम लॉन्च किया, उसमें उन्होंने सारे का सारा डाटा, पहले मैनुअल था फिर ऑटो मोड पे लगा दिया। अगले सालों में तो हमें आसानी होगी, इस साल में हमारी रातें लग गई। क्या? पहले मैनुअली आधा काम मैनुअल डेटाबेस पे करते रहे हैं, फिर उसके बाद कंप्यूटर पे गया, उस काम को दोबारा देखना पड़ गया कि सारा डाटा सही ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ, यानी डाटा की चेकिंग भी की और फिर ये भी देखा डाटा, तो हमारा काम कई गुना बढ़ गया। ये हमारे लिए एक की ऑडिट मैटर है। की ऑडिट मैटर वो होता है जो ऑडिटर को सबसे ज्यादा मुश्किल पेश आई हो, की ऑडिट मैटर। आपने FAR 1 पढ़ा है? उसमें की रिपोर्टिंग चैप्टर कौन सा था? क्या? NPO, जो सबसे ज्यादा आपके लिए होता है ना, हर सब्जेक्ट में कोई ना कोई मुश्किल होता है। तो प्रैक्टिस में भी ऐसे होगा, कोई ना कोई एरिया ऐसा होगा। हम 25 एरियाज वेरीफाई करते हैं, 30 एरिया, सेल्स भी, परचेज भी, कुछ ना कुछ एरियाज तो ऐसे होंगे जो सबसे ज्यादा मुश्किल होंगे, ऐसा ही है ना।
जो जो क्या कहते हैं वो रातों की नींदें उड़ा के रख लेते हैं। ऑडिटर बताया को पहले ही नींद नहीं आती, वो ऑफिस में क्लाइंट के ऑफिस में सोते हैं कई दफा, लेकिन जिसकी वजह से लेट सीटिंग करनी पड़े वो हमारे होते हैं की ऑडिट मैटर। जैसे बात चली पड़ी है, ज्यादा ही कुछ चल पड़ी है, उन्होंने कहा उन्होंने एग्जांपल में इम्पेयरमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स की ऑडिट मैटर, रिकॉग्निशन ऑफ गुडविल की ऑडिट मैटर, IFRS 15 की ऑडिट में। ये वो एरियाज हैं जिनको वेरीफाई करना, जिन पे प्रोसीजर परफॉर्म करना बड़ा मुश्किल है, ये आसान एरियाज नहीं है। ये होते हैं की ऑडिट मैटर। समझ आया की ऑडिट मैटर? वो जो ऑडिटर के लिए बहुत मुश्किल साबित हुए हो, कौन? की ऑडिट मैटर कौन से वाले एरियाज हैं? कौन से वाले ऑडिटर के लिए बहुत मुश्किल साबित हुए हैं? ठीक है जी। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टैंडर्ड ने कहा, हमने कहा स्टैंडर्ड से भाई हमें ये बताओ, इतनी ज्यादा जब यहां पे देखे ना, अगर थोड़ा सा सोचे ना, बात यहां पे खत्म हो जाती है। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी यही है। हमने कहा तुमने ये सारी चीजें क्यों? उसने कहा ताकि हमारे यूजर को पता चल जाए कि आप कितना ज्यादा काम करते हैं। हमने कहा अच्छा अब समझ आई। हम तो इसको विलन समझ रहे थे कि हमें इतनी ज्यादा चीजें याद करना पड़ेगी, लेकिन ये वो चीजें जब रिपोर्ट में लिखेंगे तो सारी दुनिया को पता चलेगा कि हम ये सारे काम करते हैं। हमने कहा ये ठीक है, 2-4 और भी लिख दो। हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ताकि पता चलना चाहिए कि नहीं करने सारे काम, सारे काम। लेकिन फिर शेयर होल्डर्स ने कहा ठीक है सर हमें पता चल गया। अब मसला क्या है? एक कंपनी की रिपोर्ट देखा, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे बताया रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी टू कंपनी चेंज होगी कि सेम रहेगी? कंपनी टू कंपनी दूर की बात है, कंट्री टू कंट्री भी सेम रहेंगी। शेयर होल्डर कहता है एक ऑडिट रिपोर्ट उठाता हूँ, उसमें ये सारी चीजें लिखी होती है, पढ़नी पड़ती है। दूसरी ऑडिट रिपोर्ट उसमें सारी चीजें पढ़नी पड़ती है। तीसरी ऑडिट उसमें से ऐसे तो ना करें भाई, तो टॉर्चर हो जाता है बार बार हर रिपोर्ट में यही चीजें पढ़ना। तो IASB ने 3 ऑप्शन दिए हाउ टू प्रेजेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। 3 ऑप्शन दिए, जरा गौर से सुन लीजिएगा। उन्होंने कहा भैया ये तो आएगी ही आएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, ये वाला सेक्शन, क्योंकि ये मेन वाला है ना। ये बाकी जो एक्सप्लेनेटरी मटेरियल है ना सारा, इसमें आपको 3 ऑप्शन दे रहे हैं। नंबर 1, ये विद इन द बॉडी ऑफ द रिपोर्ट लिखें, यानी रिपोर्ट का हिस्सा बनाएं जैसे नॉर्मली है। हमने कहा अच्छा। दूसरी ऑप्शन, उसका दूसरी ऑप्शन ये है कि यहां पे लिख दीजिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख के आगे लिख दें, फॉर डिटेल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लीज फाइंड अटैच्ड डॉक्यूमेंट, और एक अपेंडिक्स ऐड कर दे रिपोर्ट के साथ। ये सारी डिटेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस अपेंडिक्स में लिख दे। अपेंडिक्स वाली आइडिया पसंद आया कि नहीं? फिर क्या है कि तीसरा भी है, क्या अगर आपके मुल्क में कोई रेगुलेटर है जैसे SCCP, उसने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हाईलाइट की हुई हैं अपने किसी वेबसाइट के ऊपर, तो उस वेबसाइट का हवाला दे दे यहां पे, यानी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे ही आएगी। नीचे सी अपेंडिक्स की बजाय ये लिख दे, क्या, गो टू दिस URL फॉर डिटेल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और नीचे वो वेबसाइट का रेफरेंस दे दे। 3। तो जो ऑडिटर की डिटेल वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसे प्रेजेंट करने के 3 तरीके कौन से हैं? नंबर 1, रिपोर्ट के अंदर विद इन द बॉडी ऑफ द रिपोर्ट, अपेंडिक्स। तीसरा, वेबसाइट। मेन बॉडी में लिख दो अपेंडिक्स, या लेकिन वेबसाइट किसकी? रेलिवेंट अथॉरिटी की। क्लियर? चले भैया, ये तो हल्ला हल्ला करके ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हुई। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। अभी नहीं रोकना, अभी नहीं रोकना। आप में से किसी स्टूडेंट ने कंपनी लॉ पढ़ा हुआ? कितने स्टूडेंट से नहीं पढ़ा हुआ? इनको अच्छी खासी तादाद है, इनको बताना पड़ेगा। पाकिस्तान में कंपनी लॉ SCCP ने इशू किया है। SCCP ने कंपनी लॉ में सारी कंपनीज को बोला हुआ है
कि आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है, यानी कैश बुक का रिकॉर्ड, कैश बुक्स मेंटेन करती हैं। आपने जो देखना है कि ज़कात डिडक्टेबल थी वो डिडक्ट की कि नहीं। ये भी ये दूसरी चीज़ बताए, हम सिर्फ एक एग्जांपल लेके चलते हैं। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन, और भी एग्जांपल है लेकिन कंसेप्ट समझने के लिए एक एग्जांपल काफ़ी है, 4 एग्जांपल एक काफ़ी है। एससीसीपी ने बोला कंपनी को, ए कंपनीज प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना वरना तुम्हें पेनल्टी पड़ेगी, फाइन पड़ेगा। कंपनीज ने कहा ठीक है सर, हम प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, और साथ ही कंपनी ने हंसना शुरू कर दिया। हमने उनसे पूछा, एससीसीपी भी हैरान, एससीसीपी ने कहा मैंने तो रिक्वायरमेंट इंट्रोड्यूस किया है, मेरा तो ख्याल था तुम सुन के सैड हो गए, तुम हंस रहे हो क्यों। कंपनी कहने लगी सर पाकिस्तान में सिर्फ लिस्टेड कंपनी 600-700 हैं, अनलिस्टेड भी मिला लें, प्राइवेट भी मिला, हजारों कंपनीज हैं, तो हमें पता है रिक्वायरमेंट तो आपने इंट्रोड्यूस करवा दी है, आपके पास इतना टाइम ही नहीं है कि हर कंपनी का रिकॉर्ड चेक कर सकें। रोज की 10 कंपनीज का भी रिकॉर्ड चेक करेंगे ना तो फिर भी आप कंपनीज का रिकॉर्ड चेक नहीं। मैं तो इस बात पे हंस रहा हूं कि आप चेकिंग कैसे करेंगे। ये बात सुननी थी, एससीसीपी ने भी हंसना शुरू कर दिया। अब कंपनी की परेशान होने की बारी। कंपनी ने कहा सर अब आप क्यों हंस रहे हैं। एससीसीपी ने कहा रिक्वायरमेंट मैंने आपको बता दी, आप ये समझ रहे हो मैं चेकिंग करने के लिए आऊंगा। नहीं 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 नहीं, मैं चेकिंग करने के लिए नहीं आऊंगा, आपको ऑर्डर दिया है ये रिकॉर्ड मेंटेन करना है, उधर से ऑडिटर को ऑर्डर दूंगा क्या कि तुमने ऑडिट करने के लिए कंपनीज में ज्यादा तो है ही, तो जहां पे तुम अपना ऑडिट में 2-2.5 महीने लगाओगे वहां पे 3-4 घंटे लगा के ये मेरी 3-4 रिक्वायरमेंट है ये भी चेक कर लेना कंपनी पूरी कर रही है कि नहीं। तो जो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रही होगी वो तुम अपनी रिपोर्ट में लिख देना, हमारा बंदा होगा इधर वो रिपोर्ट को देख लेगा, वेबसाइट पे अपलोड होती है ना, जिसमें रिक्वायरमेंट वायलेशन हुई उसको नोटिस इशू करेंगे, हजारों, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। तो इसीलिए जंग उन दोनों की हो गई है, दरमियान में रगड़ा कौन गया, ऑडिटर। ऑडिटर की जिम्मेदारी ये लगाई गई कि ऑडिटर तुम अपनी रिपोर्ट के 2 हिस्से बनाओ, एक हिस्से का नाम रखो रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या नाम रखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और दूसरे हिस्से का नाम रखो रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, क्या नाम रखो, ये जो रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है इसमें लिखना क्या है, इसमें जो जो एससीसीपी ने हमें कहा है कि चेक करो कंपनी में वो लिखना है। जैसे एससीसीपी ने बोला है कि चेक करो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए कि नहीं, यानी जनरल लेजर सही मेंटेन किया है कि नहीं, आसान अल्फाज में हम वो भी चेक करते हैं। फिर एससीसीपी ने बोला बताओ क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बुक्स और रिटर्न के साथ मैच करती हैं कि नहीं, यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अमाउंट आ रही है टी अकाउंट में भी वही अमाउंट आ रही है कि नहीं आ रही, ये चेक करो। फिर देखो कंपनी ने जितने भी खर्चे एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट किए हैं वो कंपनी के पर्पस के लिए किए हैं, कहीं डायरेक्टर के जाती खर्चे तो नहीं इसमें आ रहे, ये भी चेक करो। और फिर देखो कि अगर कंपनी ने कोई ज़कात डिविडेंड वगैरह पे करते हैं ना उसमें ज़कात डिडक्ट होती है, और बैंक्स ने ज़कात डिडक्ट करनी होती है वो यकम रमज़ानुल मुबारक को, तो ये चेक करो कि अगर ज़कात डिडक्ट करनी थी जहां जहां वहां ज़कात डिडक्ट कर ली कि नहीं कर ली। हमें ये 4 बातें कह दी, लेकिन याद रखें प्रैक्टिकली हमें इन पे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती। क्यों नहीं मेहनत करना पड़ती, अगर आप देखें तो ये हमारी फील्ड से मिलती जुलती है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स नॉर्मली भी तो चेक करते हैं हम, ठीक है, वो सैंपल वगैरह सेलेक्ट उधर से करते हैं, और इसी तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड के साथ मैच करते हैं, एक्सपेंडिचर भी वेरीफाई करते हैं, जब वाउचिंग करते हैं वेरिफिकेशन करते हैं, देखते हैं ये खर्चा किस मकसद के लिए हुआ, ठीक है। और ज़कात भी बस ये एक एडिशनल चीज़ है जो कि नॉर्मली आईएफआरएस में नहीं आती, क्योंकि आपको तो आईएफआरएस वगैरह वो ज़कात हाँ वो रिक्वायरमेंट नहीं करते, वो रिक्वायरमेंट नहीं, तो वो हम एक्स्ट्रा कर लेते हैं, ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। तो मुझे बताए क्या एससीसीपी की ये कही हुई बातें हमें अपनी रिपोर्ट में लिखनी चाहिए कि नहीं,
लेकिन फिर इस सूरत में रिपोर्ट के दो हिस्से हो जाएंगे, मतलब दो हेडिंग आएंगी। एक हेडिंग क्या आएगी, रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये वाली सारी, और दूसरी हेडिंग क्या आएगी, अदर लीगल। आपको कोई इतराज तो नहीं है? हमें भी कोई इतराज नहीं। फिर इसके बाद क्या होगा, ऑडिटर के साइन होंगे। साइन कैसे होंगे, ऐसे ऐसे करके। अच्छा, करेगा कौन, सुन लें, दो बातें सुन लें, करेगा कौन और कैसे करेगा साइन। अगर तो कोई सोल प्रोप्राइटर है ना ऑडिट करने वाला, कंपनी फार्म में ऑडिट नहीं होते, सोल प्रोप्राइटरशिप ऑडिट कर सकता है, पार्टनरशिप ऑडिट कर सकती है फर्म, कंपनी ऑडिट नहीं कर सकती किसी का। कंपनी ऑडिट करवा सकती है, कर नहीं सकती। सोल प्रोप्राइटरशिप है, अपने नाम से साइन करेगा, ये लो। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो फिर क्या, वैसे स्टैंडर्ड हमें 3 चीजें बताता है, कहता है साइन पर्सनल नेम से भी हो सकते हैं, फर्म के नेम से भी हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। आइए से क्या कहता है, जब आपने साइन करने हैं, जैसे मिस्टर असलम है, वो असलम एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में पार्टनर है, तो मिस्टर असलम जब साइन करेगा वो असलम के भी साइन कर सकता है, असलम एंड कंपनी से भी कर सकता है, और दोनों भी कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान में प्रैक्टिस क्या है, ये सुन ले, ये मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। पाकिस्तान में प्रैक्टिस ये है कि साइन हमेशा फर्म के नाम से होंगे जो ICAP के साथ रजिस्टर्ड है, और अगर पार्टनरशिप फर्म है तो नीचे नेम ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर लिखा जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर KPMG है, KPMG एंगेजमेंट पार्टनर है मिस्टर सलमान, तो साइन जब होंगे रिपोर्ट के अंदर तो किस नाम से होंगे, KPMG। शाबाश। तो KPMG में तो हो सकता है 30 पार्टनर हो, ये कैसे पता चलेगा किस पार्टनर ने किया? हाँ, उसके नीचे लिखा होगा नेम ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर इज मिस्टर सलमान। ये बात समझ आ गई? साइन करने हैं फर्म के नाम से और नीचे पार्टनर का नाम लिख देना है। साइन किससे करने हैं? और पार्टनर का नाम नहीं। लेकिन अगर पार्टनर को जान का खतरा हो ना, हाँ जान का खतरा, पार्टनर को जान का खतरा हो सकता है कि भाई अगर कोक का ऑडिट किया तो हो सकता है कोई ऐसा मुसलमान जिसका ईमान इंतहा दर्जे पे है, वो कोई यहूदियों की कंपनी का ऑडिट कर लिया, तो फिर अगर ऐसी सिचुएशन हो तो फिर क्या करना चाहिए? नाम ये तो ऐसे मजाक के तौर पे मिसाल दे रहा हूँ, तो वो क्या करते हैं, वो क्या, अगर सिक्योरिटी थ्रेट हो, क्या हो, सिक्योरिटी थ्रेट हो, तो फिर रिपोर्ट के अंदर सिर्फ फर्म का नाम लिख दो ताकि उन्हें तो सारे पार्टनर इकट्ठे हो रहे। अपना नाम, जब सिक्योरिटी थ्रेट हो तो अपना नाम नहीं लिखना। भाई ठीक है, बात समझ आ गई? चलिए, और क्या रह गया बाकी? साइन तो हो गया, बाकी क्या रह गया? और डेट, तो डेट भी लिख दो ना, लिख दो डेट। कौन सी डेट? जो ये एंड वाली डेट थी कि जिस दिन ऑडिट कंप्लीट हुआ है, यानी जिस दिन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस मिला है वो डेट लिख दो ना। जिस दिन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस मिला है वो वाली डेट लिख दो। उससे हमें पता चलेगा, डेट से हमें दो बातें पता चलती है। नंबर 1, इस डेट पे हमारा एविडेंस कंप्लीट हुआ। नंबर 2, सब्सीक्वेंट इवेंट हमने इस डेट तक देखे हैं। अब ये सब्सीक्वेंट इवेंट क्या होते हैं, ये एक अलग से कहानी है, ये फिर किसी दिन सुनाएंगे। सब्सीक्वेंट इवेंट क्या होते हैं, ये किसी ने पढ़ा हुआ है सब्सीक्वेंट इवेंट? कितने स्टूडेंट ने पढ़ा हुआ है IAS 10? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कम स्टूडेंट नहीं पढ़ा हुआ, ज्यादा नहीं पढ़ा हुआ, कोई मसला नहीं। इसलिए तो मैंने कहा किसी और दिन बताएं, मुझे पता था, अंदाजा था सब्सीक्वेंट। लेकिन याद रखना है, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट हमें दो इंफॉर्मेशन देती है। डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, पहली इंफॉर्मेशन क्या कि एविडेंस इस डेट को कंप्लीट हुआ, और दूसरी इंफॉर्मेशन क्या, सब्सीक्वेंट इवेंट इस डेट तक हमने चेक किए हैं। उसके बाद रिपोर्ट साइन होने के बाद हम तो फिर घर निकलते हैं। हाँ लेकिन ठहर जाए, एड्रेस भी लिख ले। एड्रेस क्या है? सिटी ऑफ ऑडिट, जैसे लाहौर में है तो लाहौर, कराची में है तो कराची। ठीक है जी। अच्छा, पहले ना एक रिस्क होता था कि KPMG होता है, आपको मजे की बात बताओ, 1 मिनट के अंदर हम क्लाइंट पे जाते थे ना,
क्लाइंट में जाके डॉक्यूमेंट्स लेते थे, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेते थे, वो अक्सर कॉन्ट्रैक्ट ना हमारे इधर उधर हो जाते थे, तो क्लाइंट फिर शिकायत लगा देता पार्टनर को। क्लाइंट करता क्या, हम उससे हमारा राइट जरूर है कि हम जो इन्फॉर्मेशन चाहे ले लेते हैं, प्रैक्टिकली क्या करता है क्लाइंट, हम 10 कॉन्ट्रैक्ट मांगते हैं, क्लाइंट 10 कॉन्ट्रैक्ट देता है, चेक कर लो, साथ में एक पेज के ऊपर हमसे रिसीविंग ले लेता है कि ये 10 कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको दिए हैं, अब आपने इसको वापस करना है हमें। हम वो लिख देते थे, उसके बाद एक आधा कॉन्ट्रैक्ट इधर उधर हो जाता था, वो हर एक काम कर रहा होता था, वो फिर बाद में हमारी शिकायत लग जाती थी। उसके ऊपर नाम जो लिखा होता था, साइन किए होते थे हमने, मैंने फॉर एग्जाम्पल वो लिए एक दफ़ा तो नीचे लिख दिया ये फॉर एग्जाम्पल ऐसे आसिफ, वो एक डॉक्यूमेंट मिसिंग हुआ, मेरी जान को आ गया क्लाइंट। मैं कहा यार ये काम तो सही नहीं है, फिर क्या करें, आइंदा हमने क्या करना शुरू कर दिया, मैंने वो क्लाइंट के पास जाके लेते हैं, क्लाइंट कहता है साइन कर दो, मैं बजाय अपना नाम लिखना अपने मैं फर्म के नाम से साइन कर देता, ये वो कहते हैं हाँ ठीक है, पता चल गया, ऑडिटर के पास गई है ये, अब ऑडिटर के पास, किस ऑडिटर के पास, ये मेंशन, चालाकी होते थे, मसला होता था, हम कहते थे सर पता नहीं किसने साइन किया, किसने साइन किया, पूछो किसने साइन किया, हमने बताना नहीं, किसी और को पता नहीं, वो घूम जाती थी बात। उसी तरीके से इमेजिन कीजिए अगर एक ऑडिट, आपको पता है अब लेटर हेड प्रिंट करवाना फर्म के नाम से कौन सा मुश्किल काम है भाई, करेंसी नोट जाली छप जाते हैं, आईडी कार्ड जाली छप जाते हैं, पासपोर्ट जाली छप जाते हैं, फर्म का लेटर हेड क्या चीज है, तो क्या वो जाली साइन हो सकते थे? इसके लिए फिर आईकैप ने, और इंटरनेशनली भी अब ये प्रैक्टिस है, एक यूनिक नंबर, आईकैप ने कहा सारे पार्टनर मेरे पास आ जाएं, लॉगिन करें पोर्टल के ऊपर, उसके ऊपर अपना नाम, अपना नंबर वगैरह बताएं, प्रैक्टिस नंबर वगैरह बताने के बाद वो रिक्वेस्ट करें एक कोड की कि भैया मैं इस क्लाइंट के इस ऑडिट रिपोर्ट को साइन करना चाहता हूं, मुझे एक कोड इनायत फरमाएं। आईकैप एक कोड इनायत फरमाता है, उसे बोलते हैं UDIN, यूनिवर्सल डॉक्यूमेंट्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है गालिबन इसका नाम, क्या यूनिक, ओके यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो नंबर फिट कर दिया जाता है इस रिपोर्ट के ऊपर, ताकि किसी को अगर शक हो कि ये रिपोर्ट जाली है, आईकैप की वेबसाइट पे जाए, वो नंबर उधर पंच कर दे, पता चल जाएगा ये किस ऑडिटर ने किस ऑडिट क्लाइंट के किस साल की रिपोर्ट के लिए इसको यूज किया। अगर फेक होगा तो उधर पता चल जाएगा भाई ये नंबर तक पता ही नहीं है कोई, जैसे कोई जाली आईडी कार्ड बना दे तो उधर जाके नादरा के रिकॉर्ड में जाके एंटर करे, तो अगर या तो वो मैसेज आएगा भाई ये किसी और का है आईडी कार्ड नंबर, या मैसेज आएगा भाई इस आईडी कार्ड का बंदा ही नहीं है, पकड़ा जाएगा कि नहीं। उसी तरह ये UDIN यूनिक डॉक्यूमेंट, ये अजीब से कोई मेरे ख्याल है 20 डिजिट नंबर होता है गालबन, या 24 होता है, हाँ 20 डिजिट नंबर होता है, इससे ऑथेंटिसिटी कंफर्म हो जाती है। आपके ख्याल में अच्छा स्टेप है कि नहीं? अच्छा ये है सारी चीजें, अब आखिरी चीज सुन लें, आखिरी चीज सुन ले। अच्छा नहीं तो नहीं, मैं तो ये बताने लगा था कि सारा कुछ याद ना कर ले, सिर्फ 2 चीजें याद करनी है। आपने सारा कुछ याद करना है तो ठीक है, मैं नहीं बता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या याद करना है ये बता दूं आपको? चले सुन ले फिर, सुन ले। प्रोजेक्टर भी ऑन कर दिया है। सिर्फ 2 चीजें याद करनी है। कितनी चीजें? सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें। देखिए जरा, पेज 12 के ऊपर लिखा हुआ है उसने, ड्राफ्टिंग एग्जाम्पल ऑफ अनमोडिफाइड ओपिनियन। इसको याद कर लीजिए। पैरा हो गया, शाबाश शाबाश शाबाश। फर्म में कभी भी इतनी जल्दी काम नहीं करके देना सीनियर को, ये मेरी नसीहत याद रख ले, क्योंकि जो आप जल्दी काम करते हैं तो आपको इनाम मिलता है, इनाम में मजीद काम मिलता है, ठीक है? तो इतनी जल्दी, अच्छा तो ये पैराग्राफ ये याद कर लेंगे, शाबाश। फिर उसके बाद बेसिस फॉर ओपिनियन ये याद करना है, सिर्फ ये 2 चीजें याद करनी है। कौन कौन से? बेसिस फॉर ओपिनियन और ओपिनियन। और सोचें रिपोर्ट में सबसे अहम यही होती है, ओपिनियन और बेसिस फॉर ओपिनियन। कर लेंगे याद? आधे घंटे में कि 1 घंटा लग जाएगा? ओके। अच्छा वैसे मैं चाह रहा था कि आपको एक रियल लाइफ ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट भी बता दूं, ठीक है? कल कर ले। बस आप ये देख लें कि इसमें वही एलिमेंट है जो आपने, ऐसा तो नहीं कि किताब में पढ़ा कुछ और दिया है, प्रैक्टिस में कुछ और चल रहा है। देखिए ऐसा तो नहीं। ये एक फर्म क्या, ये क्या है? टाइटल टू द मेंबर्स ऑफ कोलगेट। ये क्या है?
एड्रेस। ये क्या है? रिपोर्ट ऑन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो रिपोर्ट के दो हिस्से हैं। इसका मतलब है नीचे एडिशनल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट वाला सेक्शन भी आएगा। ये क्या है? ओपिनियन। देखिए वही कह रहा है, हमने ये काम किया है इस साल में, ये ब्ला 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 ब्ला। ये क्या है? क्या हमने ये पढ़ा है कि इसमें क्या क्या आएगा? ये रिपोर्ट से पढ़ने की जरूरत नहीं, पढ़ना बुक से। बुक में भी यही चीजें हैं, बुक में भी यही चीजें हैं, थोड़ा बहुत अल्फाज का फर्क होगा, 19-20 का सिर्फ, यही बेसिस फॉर पे। देखिए मोटी मोटी चीजें सारी मैच कर ले। की ऑडिट मैटर भी है, की ऑडिट मैटर भी है। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, इंफॉर्मेशन अदर। ये एक है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये है अदर इंफॉर्मेशन। अदर इंफॉर्मेशन इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये डायरेक्टर रिपोर्ट को कहते हैं अदर इंफॉर्मेशन। इस पैराग्राफ को इन शॉर्ट क्या कहते हैं? अदर इंफॉर्मेशन। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए नहीं करवाया, ये पैराग्राफ नहीं करवाया, ये सीफा पे करना है। फिर क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, क्या ये हमने पढ़ लिया? फिर क्या है? अब ये शुरू होने लगे हैं, पहला पैरा, दूसरा पैरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, चलती जा रही। अब ये मुझे बताए, क्या ये अपेंडिक्स का रेफरेंस आया है, वेबसाइट का रेफरेंस आया है, कि बॉडी ऑफ द रिपोर्ट में? चलती जा रही। ये अभी आप देखेंगे ना तो ये वही बातें हैं। नहीं कीन ना आपको, नहीं कीन तो देख लें। देखें, आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल है, एप्रोप्रिएटनेस काउंटिंग पॉलिसीज है, एप्रोप्रिएट गोइंग कंसर्न है, ओवरऑल प्रेजेंटेशन है। क्या डायरेक्टर्स को जो भी और मैटर कम्युनिकेट करना है वो पता नहीं क्या कुछ है, बहुत कुछ है। एंड में क्या है? रिपोर्ट। इसमें देखे, ये हमें ये एससीसीपी की फरमाइश है। इस वाले हिस्से का यूजर एक ही है, ऊपर वाले हिस्से का यूजर शेयर होल्डर थे, इस वाले हिस्से का यूजर एक ही है। कौन है? एससीसीपी। पहली चीज जो बोली थी चेक कर ली हमने, दूसरी चीज बोली थी चेक करी, तीसरी चीज बोली चेक कर ली। अच्छा ये क्या है? ये क्या है? ना ओके। अच्छा मुझे लगा 3-4 कीड़े की तार बना के जा रहे हैं। आखिरी वाले कीड़े ना गन भी पकड़ी हुई है। चले महाराज, ये साइन है, ये साइन है। अच्छा ये फर्म के नाम से साइन है। पार्टनर कौन है? पार्टनर का साइन क्यों नहीं? ये पार्टनर का नाम, ये शाबाश, ठीक है। अच्छा ये क्या है? ये एड्रेस के एड्रेसी, और ये क्या है? इसका मतलब है ये रिपोर्ट कब साइन हुई थी? 5 अगस्त 2022 को। आप लेटेस्ट भी निकाल के देख लें, वो भी यही चीजें होंगी, ये स्टैंडर्ड रिवाइज से। तो आपको हाँ यूडीआईएन नंबर की तरह वो लेटेस्ट, ये अभी रिक्वायरमेंट आई है, पिछले एडिशन, पिछले सेशन में भी नहीं थी ये अभी रिक्वायरमेंट आई है। जब आप लेटेस्ट रिपोर्ट निकालेंगे ना, लेटेस्ट 25 की, उसमें यूडीआईएन 100% कंफर्म में लाजमी होगा। ठीक है, वो बस नंबर हो गया जीबो गरीब से। भाई क्लियर? कुछ समझ आया? ऑडिट रिपोर्ट कैसी है? याद क्या करना है? ओपिनियन, बेसिस ऑफ ओपिनियन, ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन। क्लियर जी? चलिए चलिए आज का लेक्चर आपने पढ़ के आना है रिपोर्ट को, और ये याद करके आना है। कल से केस स्टडी, दबा के केस स्टडी शुरू हो जानी है कल से। ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।